हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से फिजिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। फिजिक्स में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स प्रकाशिक यंत्र। जैसे कि इसमें ह्यूमन आई, हमारी आंखें जो है वो भी प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य करती हैं, और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये भी एक प्रकाशिक यंत्र हैं। और इसी तरह से खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी भी, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में दोस्तों 3 प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है और परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक डिटेल आपको पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है, और फिलहाल दोस्तों उससे पहले, यानी कि ये नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाशिक यंत्र। या इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसमें एक दो टर्म्स पहले समझिए। एक टर्म्स दोस्तों मैं आपको इसके पहले ह्यूमन आई में बता चुका हूं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इट मीन्स कि आंख की समंजन क्षमता। ये मैंने लास्ट वीडियो में जो ह्यूमन आई पढ़ाया था दोस्तों, उसमें मैं बताया हूं कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, यानी कि अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो कला होती है, क्षमता होती है आंख के पास, उसको हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और अच्छी चीज जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले दर्शन कोण पढ़ेंगे दोस्तों। दर्शन कोण यानी इसको विजुअल एंगल भी हम लोग कहें। विजुअल एंगल, दर्शन कोण दोस्तों वास्तव में ये है, जैसे सपोज करो कि हमारी आंखें अगर यहाँ है, ये हमारी आंखें हैं, और यहाँ पे आप जानते ही हो कि ये रेटिना है, जो कि ह्यूमन आई में आप पढ़ चुके हो। ये रेटिना का पर्दा है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया। तो दोस्तों दर्शन कोण का एक्चुअल मीनिंग बस ये होता है कि दर्शन, यानी किस दर्शन का मीनिंग क्या है, किसी वस्तु को देखना। जैसे आप सपोज करो कि ये स्टिक मेरे पास है ऐसे, अगर मैं इसका दर्शन कर रहा हूँ यानी देख रहा हूँ इसको, तो ये हमारे आई पे कितने एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को हम दर्शन कोण या विजुअल एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज करो, कैसे आप मेजर करोगे, आप एक काम करो कि इस छड़ी को मैं देख रहा हूं ऐसे, तो इस छड़ी की पूरी लंबाई जो है वह हमारी आंख पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है। जैसे सपोज करो यहां से मिलाओगे तो ये मिलेगा, और यहां से मिलाओगे ये मिलेगा, तो दोनों के बीच का ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग विजुअल एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो यहाँ आई है, और यहाँ सपोज करो कि ये मैं स्टिक रख दिया, तो इस स्टिक से इसको भी मिलाना है आपको, और इससे भी मिलाना है। तो ये जो दोस्तों एंगल फॉर्म कर रहा है यहां से, ये पूरा एंगल, और ये स्टिक है पूरी, तो इस समय हम लोग इसी को विजुअल एंगल के नाम से जानते हैं। विजुअल एंगल समझ में आए? क्योंकि दोस्तों यही जब ऐसे आप लेके बढ़ोगे आगे, और इसको भी लेके बढ़ोगे आगे, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो फिगर बनेगा ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनता है, ये इसका इमेज फॉर्म होता है। तो फॉर्म इमेज तो रेटिना पर फॉर्म होगा, लेकिन आंख पे जो भी एंगल या फॉर्म करेगा, इसी को हम लोग विजुअल एंगल या दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे आप दर्शन कोण क्या होता है। इसी तरह से जब हमारी, जैसे कि एक उंगली को आप देखते हो, तो इससे आप इसको मिला दो। आप जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत करीब है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको भी ऐसे मिलाना चाहो मिला दो, तो इस समय ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये इसका विजुअल एंगल है, और इसके लिए विजुअल एंगल है।
ठीक है ना। और अगर सेम लेंथ की का ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ है और यही इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट ये भी यहाँ भी रखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर हमको एंगल ऑफ विजन निकालना है तो दोस्तों ध्यान रखना कि इसका एंगल ऑफ विजन जो है आप देख रहे हो ये होगा, लेकिन इसका जो विजन एंगल होगा ये इतना होगा। इट मीन्स कि ये विजन एंगल बड़ा होगा और ये विजन एंगल छोटा होगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि यानी कि ऑब्जेक्ट जितना हमारे करीब होता है विजन एंगल उतना ही ग्रेटर होगा। कोई भी वस्तु हमारे करीब जितना होगी उसका विजन एंगल बड़ा बनेगा, और जब वस्तु बहुत दूर होती है तो उसका विजन एंगल छोटा होता है, यानी दर्शन कोण उसका छोटा होगा। ठीक है ना। तो ये दर्शन इस समय इसके द्वारा ये दर्शन कोण, जब मान लो अगर ये बीटा है ये अल्फा है तो ये तय है कि बीटा इज लेस देन अल्फा। इसका मतलब सेम लेंथ का ऑब्जेक्ट है और जितना करीब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका विजुअल एंगल बड़ा होगा, दूर होगा तो उसका विजुअल एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो ये दर्शन कोण अभी आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम इसमें दर्शन कोण के बाद इसी में हम प्रकाशीय केंद्रों की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता जरा ये भी देख लिया जाए, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी प्रकाशीय केंद्र की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये जान लो कि कोई भी प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी, जो भी हम पढ़ेंगे, सभी का काम बस इतना है कि ऑब्जेक्ट का जो विजन एंगल है हमारे आंख पे बड़ा करके दिखा सके। यानी जो विजन एंगल बहुत छोटा हो तो उस विजन एंगल को बड़ा करके हमको दिखाया जा सके, इसीलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप जैसे सपोज करो मैं चश्मा लगाऊं, चश्मा क्यों लगाया हूं? क्योंकि बहुत छोटी चीजें हमको देखनी है तो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका विजन एंगल छोटा बनता है, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमने चश्मा लगा लिया। चश्मे हमारे आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि आप हो और मेरी आंखें हैं तो आपके बीच में ये चश्मा आ गया, तो इसका काम बस इतना है कि आपका जो दर्शन कोण बन रहा है हमारे आंख पे उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जिससे हम अच्छे से देख सके। ठीक है ना। तो हर इंस्ट्रूमेंट का काम यही होता है कि विजन एंगल को थोड़ा बड़ा करके हमको दिखा सके। तो इसलिए अब दर्शन कोण की जो डेफिनेशन हम लोग जब देंगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसको मैग्नीफाइंग पावर बोला गया। यहाँ पे फार्मूला मैं लिखूंगा, इसको हम मैग्नीफाइंग पावर को यम से डिनोट करेंगे दोस्तों, और इसका फार्मूला जो लिखोगे आप यहाँ पे कि एक रेशियो यहाँ होता है, इसके डेफिनेशन में देखिएगा ध्यान से, इसका रेशियो एक होता है क्या कि इसमें हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा यानी कि विजन एंगल फॉर्म्ड ऑन आई बाय द इमेज, यानी कि जो इमेज होता है वो हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण। इमेज मीन्स, अब जरा ध्यान दीजिए, इमेज यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, और ये वस्तु का प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब वस्तु का तब न यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी यंत्र द्वारा देखने पर। इसको हम दोस्तों लिखते हैं यंत्र द्वारा देखने पर। ये समझिएगा, मैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कब? जब यंत्र द्वारा देखने पर, यानी यंत्र द्वारा हम देखेंगे तो यंत्र द्वारा वस्तु को देखेंगे तो प्रतिबिंब हमारे आंख पर कितना दर्शन कोण बना रहा है। और इसके बाद हम नीचे लिखेंगे वस्तु द्वारा
आंख पर बना दर्शन कोण, लेकिन इसको बिना यंत्र का हम लिखेंगे, बिना यंत्र के। अब समझ लीजिएगा इसको कि जैसे कि हमने चश्मा लगा कर रखा है, तो चश्मा द्वारा जो इसका इमेज बनेगा, जैसे कोई चीज हम देख रहे हैं, हम ये फिंगर ही देख रहे हैं ऐसे, हाँ, इसका ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु हो गई, लेकिन ये चश्मा जो है इसका प्रतिबिंब कहीं बना रहा होगा, तो वो प्रतिबिंब हमारे आंख पर कितना दर्शन कोण बनाती है, उस समय यंत्र से देखने पर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दोस्तों ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बिना यंत्र के। यानी कि अब हम जैसे चश्मा हटा लिए, अब हम उंगली को देखेंगे तो इस समय हमारी आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है, और इसको एक्चुअल में दोस्तों हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। यानी कि जो बिना चश्मा लगाए, यानी कि बिना यंत्र के हम वस्तु को देखेंगे, तब हमारे आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है, उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। और अब चश्मा लगा लिए तो इमेज बन रहा, अब इमेज द्वारा हमारे आंख पर जो दर्शन कोण बनेगा उसको हम लोग लिखेंगे बीटा। तो दोस्तों ये हो गया m की वैल्यू बीटा बाई अल्फा, ये एक फार्मूला यहाँ होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण के समय हम जब यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तब कितना कोण बन रहा है, और यंत्र को हटाने से केवल आंख से देखने पर कितना दर्शन कोण बन रहा है, वो है अल्फा। ठीक है, तो इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स magnifying power of optical instrument is the ratio of the visual angle formed on eye by the image through the instrument and visual angle formed on eye without instrument on the eye. ओके, यानी कि बिना इंस्ट्रूमेंट के आंख पर कितना दर्शन कोण बन रहा है वो अल्फा, और इंस्ट्रूमेंट द्वारा दर्शन कोण जो बन रहा है वो बीटा है। इसी रेशियो को हम लोग आवर्धन क्षमता या m = बीटा अपॉन अल्फा से डिनोट करेंगे। दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है, क्योंकि दोनों ये रेशियो है एक प्रकार से, इसका कोई यूनिट डायमेंशन वगैरह नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स बस हमको दिखाना कितना बड़ा, कितना गुना बड़ा है, इसके पहले भी आपको बताया गया, लेकिन यहाँ स्पेशली हम एंगल को यूज करते हैं। तो अब दोस्तों ये टर्म्स हम लोग का हो चुका, लेकिन अब हम जल्दी से चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। आज हम लोग पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हिंदी में इसको आप लिख सकते हो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका काम क्या है। इसका सबसे पहले जानेंगे यूज क्या है, और इसके बाद जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, और तब जानेंगे इसका इमेज फॉर्मेशन, और तब जानेंगे इसका वर्किंग, और फिर जानेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर। इतनी चीजों को हम लोग जानेंगे। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों रचना हम लोग इसको बोलते हैं। इमेज फॉर्मेशन मतलब दोस्तों होता है समायोजन, कैसे समायोजित करते हैं,
और वर्किंग आप समझ ही रहे हो, क्रिया विधि कार्य विधि कह सकते हो आप, कैसे क्रिया करता है। और मैग्नीफाइंग पावर मतलब अभी इसके पहले जो पढ़े थे उसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालोगे। ये इतनी चीजें हम लोग दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं। और अब जरा ध्यान से इसको समझते चलिए टर्म बाय टर्म इसको। सबसे पहले आप ये दोस्तों जान लो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से पहले आप ये बात जान लो, एक होता सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखो दोस्तों, माइक्रो यहाँ सूक्ष्म का मतलब समझ रहे हो, माइक्रो सूक्ष्म चीजें वे होती हैं जो हम अपने जैसे कि हम इस प्रकार सिंपल अपने बिना इंस्ट्रूमेंट के किसी चीज को देखें तो दिखाई न दे, बहुत सूक्ष्म चीजें होती हैं, उसी को हम सूक्ष्म बोलते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और दर्शी का मतलब दर्शन करना है, तो आप नाम से ही समझ लो, सूक्ष्मदर्शी नाम लगा हुआ। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटी चीजें, दर्शी का मतलब दर्शन, दर्शन कराने वाला। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो हमें सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाया जा सके, ये इसका यूज है। और सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है दोस्तों, ये एक सिंपल बस लेंस होता है। आप लेंस के बारे में पढ़ चुके हो, इसमें केवल एक सिंगल लेंस होता है। और इसका फोकल लेंथ अगर मान लो एफ डैश ऐसे करते हो, तो आप जानते हो कि दोस्तों इसका थोड़ा बड़ा इमेज ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियोज में कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वहां डिटेल जाइए, अब कहाँ का वस्तु है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसका डिटेल आपको बताया गया। इसी को हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से, यानी केवल एक सिंगल लेंस का प्रयोग होता है उत्तल लेंस का, उसको सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। समझ में आया। तो अब आप देखोगे ये प्रतिबिंब है तो इसके द्वारा दर्शन कोण ये बीटा है, ये वस्तु है तो प्रतिबिंब इस पे बना दर्शन कोण अल्फा है। तो इसी रेशियो को हम लोग बोल देते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता है। तो ये तो सिंपल है, ये आप सिंगल लेंस के लिए यूज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को दोस्तों जो इस सिलेबस में फिलहाल पढ़ना है वो क्या है कि वो हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इंग्लिश में यूज किया गया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसमें ध्यान रखिएगा, एक लेंस प्रयोग होता था तो सरल सूक्ष्मदर्शी, लेकिन इसमें डबल लेंस का प्रयोग होगा। फिर से समझ लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक नहीं बल्कि दो लेंसों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब जरा जान लीजिए फिर से यूज हम इसका क्या करते हैं, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो कहा गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का ऐसा संयोग है, दो उत्तल लेंसों का ऐसा संयोग है जिसकी सहायता से हम पास रखी अति सूक्ष्म चीजों का प्रतिबिंब बड़ा करके देख सके। समझ में आ गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो उत्तल लेंसों का ऐसा संयोग है जिसकी सहायता से हम नजदीक या पास रखी सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देख सके, ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। समझ में आ गया। अब चलिए आ जाइए इसके कंस्ट्रक्शन, रचना में जरा समझिएगा। रचना में दोस्तों क्या होता है कि इसमें दो लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक लेंस पहले बना देते हैं फिर आपको समझाएंगे हम। एक लेंस ये हो गया दोस्तों, और एक लेंस जो होता है थोड़ी सी दूरी पे एक बड़े लेंस को रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा लेंस लिया जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, इसमें दो लेंस मैंने लिया हुआ है। पहले कंस्ट्रक्शन यानी बनेगा कैसे मैं बता दे रहा हूं आपको। इसमें दो उत्तल लेंस लिए गए हैं और ये दोनों उत्तल लेंस जो है नलिका एक होती है, खोखले पाइप नुमा आकृति होती है, और इसी पाइप के दोनों किनारों पर लगे होते हैं। मतलब कि एक बेलनाकार पाइप होती है खोखला। अब वो जैसे कि मटेरियल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ऐसे खोखला बेलन टाइप का होता है, ठीक है। लंबा जैसे सपोज करो कि
आप कोई बड़ा पाइप है और उस पाइप में ही लेंस को फिट कर दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये लेंस एक उत्तल लेंस ये भी है, उत्तल लेंस ये भी है। इन लेंसों को ध्यान रखिएगा, ये जो लेंस है L1, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। इसको दोस्तों ऑब्जेक्ट लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस मीन्स इसको हिंदी में हम लोग अभिदृश्यक लेंस के रूप में जानते हैं, अभिदृश्यक लेंस। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, इसको हम लोग आई लेंस कहते हैं, या आई पीसेस भी बोला जाता है, आई पीस या आई लेंस, या इसको हम लोग हिंदी में नेत्रिका बोलते हैं, नेत्रिका लेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस समय ध्यान रखिएगा, ये दोनों लेंस खोखले पाइप के अंदर फिट किया जाता है, दोनों किनारों पर लगे होते हैं। लेकिन इसमें एक ये होता है कि इसके बीच में इस पाइप के पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी क्षमता होती है कि ये वाली पाइप थोड़ी पतली है, ये वाली पाइप बड़ी है, दोनों पाइपों को जोड़ करके ऐसा फिट किया जाता है कि इसको हम, इसके भीतर एक दंतुर चक्र लगा होता है, पिनियन सर्कल लगा होता है, मतलब दतीला, जैसे जैसे कोई पेंच घुमाते हो तो आप उसको दंतुर चक्र बोलते हैं, या पिनियन सर्किल बोलते हैं उसको हम लोग। इसमें क्या होता है कि आगे पीछे इसको सरका सकते हो, जैसे पाइप है तो पाइप के आगे पीछे ऐसे चाहोगे तो उसको सरका सकते हो। अक्सर देखे हो लोग दूरबीन दूरबीन बोलते हैं तो देखते हो ना, आगे पीछे सरकाते रहते हैं ऐसे। तो वो सरकाया क्यों जाता है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि ये लेंस, इस पाइप, ये बड़ी खोखली पाइप, ये मतलब थोड़ी संकरी है, इसको चक्र की सहायता से आप घुमाओगे तो ये आगे पीछे सरकेगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा, ये कभी बाहर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस समय ये दोनों लेंस प्रयोग किए जाते हैं खोखले पे। लेकिन ये दोनों ही लेंस आप ध्यान रखिएगा कि ये उत्तल लेंस होते हैं, पहले बता दिए मैंने। और ये ऐसे लेंस होते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये कोई आम लेंस नहीं होता, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेंस होता है। और कहा जाता है कि ये लेंसों को बनाने में दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है और ये महंगे लेंस आते हैं। और इसमें खूबी ये होती है, कहा जाता है कि ये कई लेंसों के संयोग से ये लेंस बनाए जाते हैं, यानी लेंसों का समायोजन तब कहीं एक लेंस तैयार हुआ है, कई लेंसों का संयोग से तब एक लेंस बनाया गया। इसी तरह से ये भी, और इसको इस प्रकार से ढाला जाता है, बनाया जाता है कि इसमें वर्ण विपथन और गोलीय विपथन का दोष ना हो। यहां मैंने नाम दो ठो ले लिया नया, वर्ण विपथन और गोलीय विपथन। वर्ण विपथन और गोलीय विपथन दोस्तों एक प्रकार दोनों दोष होते हैं। ये वर्ण विपथन को जैसे कि हम रंग के लिए बोलते हैं, एक्चुअल में देखो होता है कि अब थोड़ा टॉपिक बढ़ जाएगा इसको समझाने में। वर्ण का मतलब रंग, विपथन का मतलब एक प्रकार का ऐसा दोष होता है दोस्तों ने, जैसे सपोज करो एक लेंस मैं यहाँ रखा हूँ और आप जानते हो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि इसका इमेज कहीं हम लोग अक्सर बना देते थे, बताते थे कि यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, लेकिन एक्चुअल में जानते हो इसमें एक ऐसा दोष होता है कि जैसे कि अगर श्वेत किरण इससे निकलेंगी तो इससे लाल कलर और वायलेट कलर दोनों कलर्स अलग अलग निकल रहे हैं। तो ये करता क्या है कि जो रेड कलर होता है उसका इमेज जल्दी बना देगा और वायलेट कलर का इमेज देर में थोड़ा दूर बनाता है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक जगह ना बन करके थोड़ी ऐसी लंबाई में दिखने लगेगी, आपको धुंधला ब्लरिंग होने लगेगा उसमें। जैसे मान लो कि इसका इमेज कहीं एक ही जगह बनना चाहिए ना, लेकिन ये क्या करता है कि इमेज थोड़ा ऐसे लंबाई में बना देगा, आपको देखने में धुंधला लगेगा, साफ नहीं दिखेगा। और ये सारे दोष होते हैं नॉर्मल लेंसों में। लेकिन जो अच्छे लेंस बनाए जाते हैं, मैंने पहले कहा कि मेहनत लगता है इन लेंसों को ढालने में, तो ये सारे दोष को दूर करके तब ये लेंस बना। ये वर्ण विपथन, इसी प्रकार से गोलीय विपथन में क्या होता है कि ये जैसे कि अगर लंबाई वाली वस्तु है तो इसका इमेज कहीं यहाँ बन गया, फिर कहीं यहाँ बन गया, तो इसके बीच में ये पूरा सिलिंड्रिकल दिखने लगेगा आपको। तो इसको हम लोग गोलीय विपथन के नाम से जानते हैं। ये लेंसों में दोस्तों पहले आपके सिलेबस में ये पुराने सिलेबस में था, हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन अभी सिलेबस हटा दिया गया है। तो ये एक प्रकार का दोनों दोष है और लेंस को बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि इन दोनों दोषों को दूर कर लिया जाए।
ठीक है। तो क्योंकि भाई रेज चल रही है तो इसमें सारे कलर्स मौजूद हैं, तो आप जानते हो कि जो रेड कलर होता है और वायलेट कलर ये यहां से बिखर जाएगा, और आप जानते हो कि बेस जो होगा, बेस की ओर मुड़ेगी कौन सी कलर, वायलेट कलर ना। तो ये सॉरी वायलेट कलर ये होगा और रेड कलर यहाँ हो जाएगा, तो इसके बीच में ये बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होता है, ये बताया गया प्रिज्म में, आपको याद है ना। ऐसे जब आप गुजारते हो तो सबसे नीचे कौन कलर होता है, ये वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड कलर होता है, तो ज्यादा डेविएशन वायलेट का होगा, ज्यादा डेविएशन वायलेट का होगा, वायलेट कलर बेस पे झुकेगी, तो इसका मतलब है कि ये वायलेट कलर होगा और ये रेड कलर होगा। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट इमेज नहीं बनकर कुछ ऐसे बन जाता है, ये इसलिए दोष माना जाता है दोस्तों। चलिए ये अब इसको हटा लीजिए, फिर से आ जाइए पॉइंट पे। तो दोस्तों रचना में फिर समझ लीजिए, इसमें दो उत्तल लेंस लिए गए हैं। जो पहला उत्तल लेंस है ये छोटी फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का लेंस होता है, और ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है। जो छोटी द्वारक और छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है इसको हम लोग अभिदृष्टक लेंस या वस्तु लेंस कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु के सामने रह, जैसे कि इस वस्तु को अगर हमें देखना है, यहाँ कोई वस्तु है इसे देखना है, तो ये वस्तु की ओर रखी जाती है। इसको हमको मान लो इस वस्तु को देखना है, इसीलिए जब रखेंगे हम तो वस्तु इधर रहेगी और हमारी आंखें जो है इधर रहेंगी। हम जब किसी चीज को देखेंगे दोस्तों यहां से, तो हमारी आंखें यहां रहेंगी, इसलिए आंख की तरफ होने के कारण इसको आई लेंस बोलते हैं, वस्तु की तरफ होने के कारण इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। ये कहने का मेन रीजन है। और दोस्तों इसके बाद इस कंस्ट्रक्शन में मैंने समझा दिया, दोनों उत्तल लेंस होते हैं, दोनों में दोष रहित होता है, वर्ण विथन और गोली विथन का दोष नहीं होता। नेत्र की ओर होने के कारण इसको नेत्रिका लेंस, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। वस्तु की ओर होने के कारण इसको वस्तु लेंस कहते हैं, छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है। दोनों लेंस एक खोखले पाइप के किनारे पर लगे होते हैं, जो दंतु चक्र की सहायता से आगे पीछे सरकाकर वस्तु के प्रतिबिंब को समायोजित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे, इसमें एक दोस्तों क्रॉस तार यूज किया जाता है। क्रॉस तार जो होता है आई लेंस पे कुछ इस तरह से ऐसे बना होता है, इस पे हमेशा दिखेगा ये क्रॉस तार लगा होता है। क्रॉस तार को जब हम वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए समायोजित करते हैं तो क्रॉस तार और प्रतिबिंब का जो क्रॉस होता है वो मैच कराया जाता है, अभी बताएंगे आपको। तो ये कंस्ट्रक्शन आप समझ लिए होंगे। अब दोस्तों इमेज फॉर्मेशन, देखो इमेज फॉर्मेशन या समायोजन जब हम लोग करते हैं, हमने पहले समझा दिया था कि ये हमारा लेंस है, इसके सामने एक वस्तु ए बी रखी गई है, हमें इसे देखना है। अब इसे देखने के लिए हम लोग कैसे समायोजन करेंगे, वर्किंग, ये दोनों आपको एक साथ मैं समझाऊंगा। इसका समायोजन और वर्किंग ये कैसे होता है। चलिए जरा मेरे साथ अब बने रहेगा अच्छे से दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें अब जो स्टार्ट होगा, हम इस छोटी सी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दोस्तों बनाने जा रहे हैं, और आप भी शामिल होइए, देखिए कैसे रे डायग्राम आप खींचोगे। चलो सबसे पहले मान लीजिए अभिदृष्टक लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस है, इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे ओ। ठीक है, इसको ओ कहेंगे, और इसको दोस्तों बोलेंगे ई। आई लेंस है इसलिए इसको ई से हम डिनोट करते हैं, और इसका फोकस दूरी छोटा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी फोकस दूरी ले लेते हैं, और इसकी सेकेंड पहली फोकस दूरी इधर होगी, तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे दिखाएंगे, एफ ओ से, और इसको दोस्तों बोलेंगे एफ ओ डैश। ठीक है, और ये ई है, तो दोस्तों ये थोड़ी बड़ी फोकस दूरी का होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको बोल देते हैं एफ ई। और दोस्तों जितना दूरी इधर है जी उतना ही दूरी इधर भी होनी चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको ये ले लेते हैं एफ ई डैश, ये एफ ई तो एफ ई डैश। ठीक है, और अब चलिए रे डायग्राम हम ट्रेस करने जा रहे हैं, मेरे साथ बिल्कुल सावधानी से देखिए क्या करेंगे आप जानते हो कि एक रेज बिल्कुल सीधा लेके जाओगे आप, और सीधी रेज फिर कहां से जाती है, अपने फोकस से। चलो अपने फोकस से आपने गुजार दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक रेज इसके
इस पॉइंट से जाएगी ओ से, ओ को क्या बोलते हो, नाम क्या है इसका, प्रकाशिक केंद्र ना। तो अब यहां से भी एक रेज आप सीधा लेके चले जाओ, तो आप ये देख रहे हो कि ये रेज यहां पे कट कर रही है ना, और यहां पे दोस्तों हम लोग ये जो मैंने लिया है, ये ए बी का इमेज यहां बन गया, इसको हमने मान लिया ए डैश और इसको दोस्तों हमने बोल दिया बी डैश। समझ गए होंगे अब तो। हाँ, यहाँ पे किरण को भी दिखाना है आवश्यक आपको। यानी कि अभी हमने क्या किया कि ए बी ले लिया, ए बी का प्रतिबिंब बनाओगे आप, सीधी रेखा लेगा तो फोकस से गुजारोगे, एक सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, जहां कट करेगी वहां इसका प्रतिबिंब, तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन गया है। लेकिन अब यहां पे ध्यान दो, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस की ये फोकस दूरी है और इसके फोकस के अंदर ये आ गया, और अगर ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इसके फोकस के भीतर आ गया, तो आप जरा पिछले लास्ट वीडियोज में आप जाओगे जहां उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दोस्तों मैं समझाया हूं कि अगर मान लो ये एफ है, ये एफ डैश है और ये एफ है, अगर कोई चीज इसके फोकस के भीतर आ जाती है तो आपको याद है क्या होता था, ये बाहर आगे जाके मिलेगी नहीं तो क्या किया जाता था, फिर पीछे बढ़ाया जाता था और प्रतिबिंब ये बन जाता था। यानी कि फोकस के अंदर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब उसी दिशा में बनेगा और उसी डायरेक्शन में बनेगा जैसे वस्तु है। याद है ना, इसी को आप यहाँ पे अप्लाई करो। यानी कि अब इसका प्रतिबिंब जाकर के इस ए डैश बी डैश इसके फोकस के भीतर जैसे ही जाएगा, तो अब आप जानते हो कि अब एक रेज, अब यहाँ पे लेकिन डैश लिखा है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इसको। एक रेज सीधा लेकर के जाओगे तो ये कहां से दोस्तों जाएगा, इसके फोकस ऐसे गुजरेगा ना, और एक रेज अगर जाएगा तो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी दूर ये चलता चला गया, और आप देख रहे हो कहीं मिल रहा है आगे, आगे नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा, इसको पीछे ड्रा करना होगा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ऐसे पीछे ड्रा करना होगा, और इसको भी दोस्तों ऐसे ही पीछे ड्रा करना होगा। तो यहाँ कट कर गया। इसी तरह से इन रेज को भी, ये एक्चुअल रेज है, इसको भी आप चाहो तो सीधा लेके जा सकते हो, और ये भी दोस्तों कुछ ऐसे ही ये जाएगा ऐसे इस दिशा में, और ये भी आगे अगर नहीं मिलेगा तो इनको भी आपको पीछे ही ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। और ये देखोगे कि सभी रेज जो है एक ही पॉइंट पे कट कर गई, और जब एक ही पॉइंट पे कट कर गई दोस्तों, तो ये जो इमेज मैं बनाने जा रहा हूं इस समय, ये है ए डबल डैश और इसको हम बोलेंगे बी डबल डैश। और ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये फाइनल इमेज है, और आपको अपनी आंखें जो लगानी है कहाँ पे, यहाँ पे लगा के देखोगे तब ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। यहाँ आंखें लगा करके देखोगे तो ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, यानी इमेज को यहां से आप देख सकते हो। समझ में आया। अब चलो फिर से एक बार, अभी तो मैंने समझाया कैसे कैसे फिगर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, इसको सावधानी से एकदम समझ लिए। अब जरा जल्दी से चलते हैं, समझते हैं कि फॉर्मेशन जो हुआ कैसे हुआ। देखो फिर से देखो, हम इमेज फॉर्मेशन और वर्किंग दोनों चीजों को एक साथ पैक करके फिर से दोस्तों बोलने जाना, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा मतलब दंतुर चक्र की सहायता से दोनों लेंसों को आगे पीछे सरका कर या खिसका कर ऐसा समायोजित करते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अंदर बने। समझ में आया। अंदर बने इसका कारण समझ लो, अदरवाइज यहां मिस होगा कुछ। भैया अगर ये अंदर नहीं बनेगा, चलो मान लो कि इसके फोकस के अंदर ना बने, बाद के प्रतिबिंब को यहां बना देते, तो बताओ यहां फोकस दूरी के बाहर अगर प्रतिबिंब ये वाला रहता तो फिर इसका प्रतिबिंब जो बनता अब इधर नहीं आता बल्कि उधर चला जाता। और अगर प्रतिबिंब उधर चला जाता और आप आंख लगा करके ऐसे अपनी आंखें मान लो लगाए हुए हो
अपनी आंख लगा करके ढूंढ रहे हो कहाँ प्रतिबिंब गया, लेकिन ये प्रतिबिंब बना हुआ है तुम्हारे कपार के पीछे कहीं, और ढूंढ रहे हो लेके आगे तुम लेंस को, तो दिखेगा नहीं ना। तो इसलिए ध्यान रखो कि ये जो ये वस्तु, इसके लिए अब वस्तु बन गई, तो वस्तु बनेगी लेकिन ये फोकस के भीतर है, तो फोकस के अंदर होने के कारण अब इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, तभी नहीं ये दिखेगा तुमको। तो इसलिए आप यहां आंख लगाओगे तो इधर ये प्रतिबिंब दिखेगा। बात समझ में आ गई ना। इसलिए लेंसों को आगे पीछे सरका कर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अंदर बने। अब देखो आगे भी बढ़ते हैं। अब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, तो इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब यानी ए डैश बी डैश का जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में। और इस प्रकार से इस छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब जो ए बी आपने देखा, इसका ए डबल डैश बी डबल डैश इतना बड़ा प्रतिबिंब आपको यहां से दिखाई देगा। समझ में आया। और इस तरह से यह समायोजन प्रतिबिंब का बनना। लेकिन लेंसों को आगे पीछे सरकाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इस प्रतिबिंब का जो क्रॉस तार है और इसका क्रॉस तार मैच करना चाहिए। इस पर क्रॉस तार बना होता है नेत्रिका लेंस पर, और प्रतिबिंब का क्रॉस तार दोनों मैच करेगा, तब आपको वस्तु का प्रतिबिंब जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये वस्तु ठीक है, ये वस्तु इतना बड़का प्रतिबिंब आपने बनाया है और ये पाइप आपने इतना लिया हुआ, ये पाइप कितना बहरे है, तो दिखेगा हमको, ये जो इतना बड़ा है बाहर निकल गया, ये हमको दिखेगा? तो दोस्तों यहाँ भ्रमित मत होइए, हाँ दिखेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब को आप जानते हो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, देखा जा सकता है लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये इसके भीतर रहे, बहरे रहे, चाहे बहुत बड़का बन जाए, आपको दिखाई देगा बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है बल्कि आभासी प्रतिबिंब है। समझ में आ गया। तो मैंने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप लिखते हुए चले जाओगे अपने नोटबुक में, और ये दोनों एक में हेडिंग डालते हुए वर्किंग क्रियाविधि कैसे होता है, यानी कि इसमें ऐसे लिखोगे कि प्रतिबिंब का बनना, वर्किंग वाले हेडिंग में डाल लेना प्रतिबिंब का बनना, और मैंने जैसे जैसे बोला है पूरा समायोजन करते हुए वो आप लिखते हुए चले जाओगे, और ये इसका अंतिम प्रतिबिंब हो गया। समझ में आ गया ना। और अब दोस्तों ये हमने क्रियाविधि समझा दी। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करते हुए उसकी क्रियाविधि समझाइए। समझे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आप कहीं लिख लेना उसी में क्वेश्चन के रूप में, कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करते हुए प्रतिबिंब का बनना समझाइए। तब इतना लिखेंगे जितना मैं बोला हूं। लेकिन इसी में बड़े क्वेश्चन के रूप में एक और क्वेश्चन जोड़ता है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र भी प्राप्त कीजिए। आवर्धन क्षमता का फार्मूला दोस्तों हम देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। आवर्धन क्षमता का फार्मूला आपको याद है कि ये नया टॉपिक है, इसी के आगे लिखना है आपको। वर्णन क्रियाविधि लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता को पहले लिखेंगे। अगर यम इसकी आवर्धन क्षमता है तो आपको इसके पहले फार्मूला मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अब बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बिना यंत्र के, लिखा था मैंने। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया था, बीटा बटे अल्फा। तो पहले ढूंढो कि यहाँ कहाँ कहाँ है बीटा। अंतिम प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ, ए डबल डैश बी डबल डैश है, और ये कितना कोण बना रहा है, यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ पे जाकर मिल रही है, तो ये वाला कोण जो आप देख रहे हो इसी को हम बोलेंगे बीटा। ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन। अब सोचोगे आंख का मतलब, आंख तुम्हारा यहाँ है, कोण आप सर यहाँ क्यों ले रहे हैं? भैया आंख का काम ये खुद कर रहा है, यही कर रहा है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आप जैसे अपनी आंख यहाँ लगाओ, चाहे अपनी आंखों को यहाँ लगाओगे तो ये वस्तु को देख सकते हो आप। और ये अगर जितना कोण है यही कोण नहीं इतना है, तो इस कोण को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये लेंस ही आंख का काम कर रहा है, इसलिए यही कोण लिया जाएगा बीटा।
तो यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बिना यंत्र के, तो बीटा बटे अल्फा। अब अल्फा कहाँ है दोस्तों, तो वस्तु यहाँ है, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। अब कहोगे सर वस्तु द्वारा आंख, तो आंख यहाँ है, लेकिन वहां से कोण है, बल्कि इसके लिए आंख का काम ये कर रहा है, ये ना देख रहा है इसको, तो इस कोण को हम यहाँ पे ले लेते, यहीं पे लिख देते। छोटा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है, ये समझ में आया। ये वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये वाला कोण जो होगा ये अल्फा मैंने ले लिया। अब समझ गए। और ये मान लिया जाए कि ये जो वस्तु रखी गई है इस नेत्र का ऑब्जेक्ट लेंस से, इसकी दूरी यहां से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये सब पिछला वीडियो देखिए, उसमें बताया है मैंने। तो ये अंतिम प्रतिबिंब जो वस्तु है लेंस से स्मॉल डी यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी गई है, और तब इसका अंतिम प्रतिबिंब। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हम प्राप्त कैसे करेंगे अल्फा बीटा, ये तो सूत्र लिख दिया मैंने ना, लेकिन अल्फा बीटा प्राप्त कैसे करेंगे। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे आप दोस्तों कि यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हो, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हो, तो बीटा बराबर जो लिखेंगे हम tan बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा बराबर tan अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिखना है, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हो तो अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा लिख सकते हैं। अब जरा देखो, tan बीटा अगर लिखोगे तो tan बीटा का मतलब आप इस त्रिभुज में आ जाओ, जरा ध्यान से देखना, ई ए डैश बी डैश में, तो tan बीटा बराबर लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये लंब हो गया, सॉरी ये लंब हो गया, और इसके लिए आधार दोस्तों ये दूरी होगी ना, ये वाली दूरी आधार का काम करेगी, ई ए डैश, ई ए डैश आधार हो गया, समझ में आया। और इसी तरह से अल्फा जो कोण लिया जाएगा दोस्तों, इस त्रिभुज में घुस जाओ, तो tan अल्फा बराबर लंब का काम ए बी करेगा, ये ए बी लंब का काम करेगा, अब बटे आधार कैपिटल डी हो गया, समझ में आ गया। ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश और ए बी बटे डी, ठीक है। और अब ऐसा होने के बाद अब यम बराबर जैसे ही लिखोगे बीटा बटे अल्फा, तो मान भर दो, बीटा का मान यहाँ पे दोस्तों ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा ए बी बटे डी। तो इसको अगर हल करोगे तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी इंटू डी बटे ई ए डैश, इतना ठीक है। ये यम का फार्मूला हो गया। थोड़ा जगह लिया जाए यहां से। अब दोस्तों इस यम के फार्मूले में, लेकिन जब यूज करेंगे, अब जरा देखिए यहाँ पे, इसको एक समीकरण बना के आप यहाँ छोड़ देना। छोड़ने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे हम एक चीज ये लेते हैं, ए डैश बी डैश बताओ क्या है, इसके लिए प्रतिबिंब है ना ए डैश बी डैश, और इसके लिए वस्तु है ए बी, ठीक है। ओ के लिए नेत्र ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, याद है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है, याद है। किसी भी लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र बताया गया था कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, ओ ए डैश बटे वस्तु की दूरी ओ ए, याद आ रहा है। आपको इसके पहले एक सूत्र बताया था, यम बराबर y2 बटे y1 बराबर v बटा u, याद है, उसी का मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी ओ ए डैश बटे वस्तु की दूरी ओ ए। और अब जरा देखो, इस समय जो ओ ए है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु की दूरी, अभी मैंने डी पर लिखा, लेकिन अगर कहीं और होता तो क्या होता। अब ए डैश बी डैश बटे ए बी को अगर मैं लिखूंगा ओ ए डैश बटे ओ ए, तो ओ ए डैश का मतलब दोस्तों इसके लिए ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और इसको मैं लिखने जा रहा हूं वी ओ। ओ का मतलब जहां जहां ओ लिखा है ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इससे प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन ये धन दिशा में जा रहा है, उधर जिधर किरण चल रही उसी दिशा में दूरी नापोगे तो ये प्लस वी ओ हो गया। और ओ ए का मतलब दोस्तों क्या होगा, इसके लिए इधर आओगे
ओ ए का मतलब ये वस्तु की दूरी है और ये माइनस यू ओ लिखेंगे। अब कहोगे सर यहाँ डी क्यों नहीं लिख रहे हैं? डी इसलिए भैया कि डी फिक्स है, फार्मूले में जब यूज करो तब, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कहीं अगर होता तो ये हम वस्तु की दूरी मान लिए, ठीक ना, इसलिए माइनस भी यू ओ लिखेंगे और ये वी ओ है। तो ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह हम इतना लिख सकते हैं। और इसके बाद ई ए डैश जो आप देख रहे हो दोस्तों, ई ए डैश का मतलब नेत्रिका के लिए वस्तु है, नेत्रिका के लिए वस्तु है, तो इसको हम लिख देंगे यू ई। नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करे इसलिए ये यू ई का काम करेंगे। और ई ए डैश बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस यू ई। समझ में आया? ये समीकरण 1। इसके बाद फिर लिखेंगे जहां इतना बराबर इतना, तो यम बराबर फिर यही बीटा बटे अल्फा। ये मान जो प्राप्त होगा इसका मान भरने जा रहे हैं दोस्तों। ए डैश बी डैश बटे ए बी को यहाँ लिखने जा रहे हैं वी ओ बटे माइनस यू ओ आई इंटू डी बटा माइनस यू ई। अच्छा, डी को भी हमें माइनस ही लेना है ना, क्योंकि डी जब आप यूज कर रहे हैं, अब हम दूरी पे चले आएंगे तो यहाँ नेगेटिव। और अब ये दोस्तों वैल्यू हो गई माइनस वी ओ बटा यू ओ आई इंटू डी बटा यू ई। यहां तक फार्मूला दोस्तों लिख करके अब इसको सेफ आप रख लीजिएगा कि जो यम का मान मिला सूक्ष्मदर्शी के लिए माइनस वी ओ बटा यू ओ इंटू डी बटा यू ई, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन आपका ये फार्मूला बन गया, लेकिन बस 5-10 मिनट का दोस्तों और काम बचा हुआ, जरा जल्दी से समझ लेते हैं इसमें और क्या क्या करना है आपको। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद आप एक काम करोगे कि यहाँ 2 स्थितियां बनेंगी आपके लिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 में लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, कंडीशन के थ्रू पूछ देगा कि आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तब इसकी आवर्धन, ये तो जनरल फार्मूला है आवर्धन क्षमता का, सामान्य फार्मूला। लेकिन अब कंडीशनल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला, अब कंडीशनल फार्मूला, इसको हम बोलते हैं जनरल फार्मूला, ठीक है। अब ये कंडीशनल फार्मूला है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा तब क्या होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला हमारे पास है, याद करिए कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद है? हम इस सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं नेत्रिका के लिए, और नेत्रिका के लिए जब लिखेंगे तो 1/v का मतलब ये अंतिम प्रतिबिंब ये जो बन रहा है यही डी पर बनेगा तब क्या होगा, यही शर्त है हमारी। तो यहाँ पे v की जगह माइनस डी लिखेंगे। आप वस्तु इसके लिए दोस्तों ये है तो माइनस यू ई कर लीजिए, और ये हो गया 1/f। नेत्रिका है इसे ई लगा दीजिए, क्योंकि इसकी फोकस दूरी को मान लीजिए एफ है और इसकी फोकस दूरी एफओ है, एफ और एफओ, समझ में आ गया। तो अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/ue हो गया, और ये 1/d उधर जाएगा तो 1/d प्लस 1/f। और दोस्तों अच्छा 1/f अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं यहां से तो क्या बन जाएगा 1 प्लस f/d। 1/ue बराबर 1/f कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से f/d बचेगा। 1/f कॉमन लेना है तो नीचे से f कॉमन लोगे तो यहाँ f/f अगर होता, सोचो जरा ध्यान से, फिर देखो अगर 1/f यहाँ आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ तो f था नहीं, तो f ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे वाला तो बाहर है, ऊपर वाला बचेगा ना यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा। और यही 1/ue का मान ले जाके दोस्तों चुपचाप आप भर दो,
डी बटा यू ई तो डी बटा एफ ई। फार्मूला कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा कहीं, क्योंकि कंडीशनल फार्मूला है दोस्तों। डी बटा यू ई अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, डी बटा यू ई। अच्छा ठीक है, डी बटा यू ई, हमको डी बटा यू ई चाहिए था ना एक, बस इसको जरा सा चेंज कर लो, क्योंकि हम डायरेक्ट डी बटा यू ई का मान निकाल लेते हैं। इतना बन गया, दोनों पक्षों में डी का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा डी बटा यू ई, यहाँ 1 प्लस डी बटा एफ ई, दोनों पक्षों में डी का मैंने गुणा कर दिया है, तो डी बटे यू ई की जगह 1 प्लस डी बटे एफ ई भर दिया जाए। अब लिखोगे, इसको मैंने कहा था कि कुछ समीकरण मानने के लिए ना, इसको कुछ समीकरण मान लेना है आपको, भरने के बाद इसको शायद 2 मानना था। हाँ चलो 2। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, यहाँ से डी बटा यू ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख लेना डी बटा यू ई का मान समीकरण 2 में रखने पर। और दोस्तों जैसे ही समीकरण 2 में रखोगे और तब एक फार्मूला मिल गया, एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। फिर से मैं बोल देना, ये सूत्र जो है तब प्रयोग में लाना है जब अंतिम प्रतिबिंब ये वाला डी पर बनता हो, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होगा, सूत्र नंबर 3 का। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा तब के लिए इस सूत्र का प्रयोग आपको करना है। समझ गए होंगे अब, ठीक है ना। तो ये इस केस के लिए अब इन सबको जरा हटा लीजिए, हमारे लिए जो यूजफुल अब सूत्र बचे हुए हैं उस पर विचार कीजिए जरा ध्यान से। कि हम पढ़ रहे थे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब के लिए हमने व्याख्या जैसे दिया था वो, उसका जो मान भरने के बाद डी बटे यू का मान निकाल के हमने भर दिया, तो ये सूत्र मिल गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन इस केस में एक इसी में नलिका की लंबाई, एक छोटा सा हेडिंग डाल लेंगे, नलिका की लंबाई। नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई मतलब इस केस में, पहले केस में नलिका की लंबाई। दोस्तों नलिका की लंबाई जो यल होती है ना, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। नलिका की लंबाई का मतलब बस होता है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को पूछता है। जब ऐसा समायोजित किया गया है कि प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो इस समय बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो नलिका की लंबाई यल का मतलब यहाँ लिखेंगे दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी अगर लिखना सूत्र हो गया, लेकिन मान देखा जाए तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, हम वी ओ अब प्लस यहाँ से यू ई दोनों को जोड़ देते नहीं हो जाएगा, ये वी ओ है और ये यू ई है। तो इस कंडीशन में वी ओ प्लस यू ई यही है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और यही नलिका की लंबाई होगी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नलिका की लंबाई का सूत्र लिखे जबकि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता हो सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो एल बराबर वी ओ प्लस यू ई, ये फार्मूला प्रयोग में लाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, हमने अभी पहली शर्त के अंतर्गत पढ़ा है सब कुछ कंडीशन 1 में, लेकिन अब इसी को हम कंडीशन नंबर 2 में लेके जा रहे हैं दोस्तों। कंडीशन 2 में ये कहेगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या होगा। देखो दोस्तों बड़ा सिंपल चीज, अब जरा समझोगे। कह रहा ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर जाना चाहिए। अच्छा तुम ये सोचो कि ये प्रतिबिंब अनंत पर कब जाएगा, इन्फिनिटी पर कब जाएगा। भैया आप जानते हो कि कोई भी लेंस, कोई भी उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तब भेजती है जब वस्तु उसके फोकस पर बैठी। अगर ये लेंस है, ये ए डैश बी डैश यहां ना बन करके इसके फोकस यानी यहां बन जाता। सोचो
कि अब यही ए डैश बी डैश यहाँ ना बन करके थोड़ा सा आगे पीछे सरकाओ आप, तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ठीक एफ ही पर बन। तो यहाँ पे अगर इसका प्रतिबिंब बना दो, ये भी ए डैश बी डैश यहाँ आया, जैसे ये यहाँ आएगा तो ये इसका प्रतिबिंब किधर भेज देगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, इन्फिनिटी पे गया ना अब तो प्रतिबिंब। तो अच्छा अब ये बताओ कि जब ए डैश बी डैश चला जाएगा एफ ही पर, तो इसमें जो यू ई होगा, यानी कि अब ये वीओ होगा, छोटा होकर के यहाँ हो जाएगा वीओ, ये वीओ हो जाएगा ना भैया। ये देखो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी ये है, तो इसको वीओ बोल रहे हो, यही ए डैश बी डैश एफ ही डैश पर बन जाता, यहाँ बन जाता, तो ये छोटा होकर के वीओ इतना आ गया। लेकिन अब ये यूई बन गया, लेकिन यूई का मतलब हो गया इसकी फोकस दूरी बन गई, तो यूई की जगह हम एफ ही रख सकते हैं। तो सूत्र में कुछ नहीं करना है, बस इसी जनरल फार्मूले में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस केस में आपको बस करना यह है कि यूई बराबर एफ ही रख देना है, यानी कि यूई बराबर एफ ही। और यही समीकरण 2 से, क्योंकि जनरल फार्मूला समीकरण 2 में है, तो समीकरण 2 से अब आवर्धन क्षमता का मान माइनस वीओ बटा यूओ इंटू डी बटा लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एफ ही हो जाएगा। तो ये सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे दोस्तों जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, यानी कि इसको अनंत पर भेजने के लिए क्या चेंज लाना होगा, बस इसको यहाँ लाना होगा, यहाँ लाओगे तो ये वीओ इतना बड़ा हो जाएगा और ये यूई हो जाएगा, यूई बन गया, इसकी फोकस दूरी बन गई, तो यूई की जगह एफ ही भर दो, बस इतना ही काम करना है। और तब ये आवर्धन क्षमता का सूत्र इतना हो जाएगा। और अब नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, आप फिर से देख लो, वीओ प्लस, यही मैंने बोला यूवी की जगह एफ ही भरो यार, ये नलिका की लंबाई हो गई। तो ये अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनने का कंडीशन है। आप अनंतता वाले फिगर को अगर बनाना चाहो दोस्तों तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब यही प्रतिबिंब ऐसा बनाओ कि इसका प्रतिबिंब यहाँ न बनकर के ठीक यहाँ बन जाए, और यहाँ बनने के बाद देखोगे जब रेड डायग्राम आप खींचोगे तो ये बिल्कुल इधर समांतर जाएगा, इधर भी समांतर हो जाएगा। और चाहो तो मैं जल्दी से खींच के दिखा सकता हूँ आपको, इस फार्मूले को मैं हटा दे रहा हूं, बस जल्दी से समझने के लिए आपको खींचूंगा मैं, क्योंकि अब ये सारे फिगर्स हमको फिर से चेंज करने पड़ेंगे, ये सब चेंज करना पड़ेगा हमको, ये जितना भी देख रहे हो आप ये सब हटाना पड़ेगा, यहाँ तक रहने दीजिए, ये सारी चीजें आपको गायब करनी पड़ेगी दोस्तों, ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब 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 हटा दो। अब इसी में जल्दी से देख लो क्या करना है। अगर मान लो इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ बनाना है, तो एक काम करो, यहाँ अगर बनाओगे तो हम इतना मोड़ देंगे इसको कि यहाँ से चली जाए और ये जो है यहाँ पे कट करके, ठीक है। अब यहाँ बनने के बाद एक रेज सीधे लेके जाओगे, इसके फोकस से जाएगा, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो इसको पीछे ड्रा करोगे तो बिल्कुल समांतर ऐसे दिखेगा ये, और ये जो दोनों किरणें यहाँ से आप लेके जाओगे दोस्तों ये भी समांतर ही जाएंगी, तो ये भी ऐसे ही समांतर चली गई। अब ये जान दो ये इन्फिनिटी पे चला गया, और यही तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ आ गया, लेकिन अब ये वीओ हो गया और ये हो जाएगा एफ ही बन जाएगा। बस इतना ही काम, आपको नया फिगर बनाना ऐसे बना सकते हो। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, लेकिन ये बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल सीधे ऐसे दिखाओगे आप, ठीक है। ये एक्चुअल रेज है और ये सब इमेजिनरी है, डॉटेड आप दिखाओगे, ये सब बिल्कुल वही चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप खींच सकते हो, ठीक है। मैंने खींच के दिखा भी दिया, आप इसमें फिगर ड्रा कर सकते हो। इसका फिगर ड्रा कर लोगे, इसके बाद इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र ये हो जाएगा और ये हो जाएगी नलिका की लंबाई, और ये है कंडीशन नंबर 2 दोस्तों। कंडीशन 2 के अधीन मैंने बताया आप, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों लास्ट में 1-2 नोट आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ क्या क्या है। नोट नंबर 1 में लिखोगे, पहला नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दिखाओगे कि हमारे पास 2 सूत्र प्राप्त हुए हैं। एक है इसके पहले जो मैंने मिटा दिया, 2 था, हाँ 2 नंबर था, और ये 3 नंबर ले लीजिए। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि समीकरण वो फार्मूला था आई थिंक माइनस वीओ बटा यूओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ, शायद ऐसा था, हाँ ये डी के लिए। इन दोनों सूत्रों का जब भी प्रयोग करोगे, एक विशेष सावधानी ध्यान रखना कि जब भी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्रयोग करोगे तो विशेष ध्यान रखना
कि इसका चिन्ह परिपाटी आपको प्रयोग में नहीं लाना है, यानी कि आप कभी भी चिन्ह परिपाटी का इसमें प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी लगा करके सूत्र आपको दिया जा रहा है, इसलिए सूत्र जब यूज करोगे तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करना है, पहली सावधानी। दूसरी बात, आपसे अक्सर पूछता है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। ये नोट नंबर 2 में लिखोगे कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। तो भैया कैसे बढ़ाई जाए, तो सूत्र तो आपके पास यही है ना, तो सूत्र अगर ये है तो इससे पूछो कैसे बढ़ेगा। अब आप देख सकते हो कि UO छोटा होना चाहिए, तब व्युत्क्रमानुपात है, UO छोटा होना चाहिए। UO का मतलब ये, यानी कि ये इसके पास जो वस्तु है लेंस के बहुत समीप होनी चाहिए, लेकिन फोकस के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसके फोकस से दूर बहुत करीब होना चाहिए अगर आवर्धन क्षमता बड़ा करना है। तो VO का मान अगर बड़ा होगा तब ये बड़ा होगा। तो VO क्या है, यहाँ से ये दूरी है, तो ये दूरी जितनी बड़ी होगी आवर्धन क्षमता उतना बड़ा होगा। इसके बाद FE का मान है, तो FE यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। FE व्युत्क्रमानुपाती का मतलब FE अगर छोटा होगा तो आवर्धन क्षमता यहाँ बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, ये छोटा होने के कंडीशन में बड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटा बड़ा यहाँ पे D का भाग भी है। D यहाँ पे 25 सेंटीमीटर या स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी D है, ठीक है। यहाँ पे इसकी फोकस दूरी है जो वस्तु लेंस की फोकस दूरी है, FO कि यूज नहीं हुआ, लेकिन अब अक्सर पूछेगा आपसे ऐसे ही कि आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो सारे टर्म्स इसी में लेकर के आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। भाई ये तो कह रहा है कि ये छोटा होगा तब ये बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, इसकी तुलना में ये बड़ा होना, FO की तुलना में ये बड़ा होना चाहिए। बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का होता है, ठीक है। तो इसी में से टर्म्स लेकर के आप लिख सकते हो कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी आज हमने जो पढ़ा है वो सूक्ष्मदर्शी के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। आई थिंक दोनों हम लोग उस वीडियो में देख सकते हैं, देख लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार रिवाउंड करके देख करके नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, या क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। व्याख्या में कोई प्रॉब्लम हो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और दोस्तों अब तक जो भी नए व्यूअर्स हैं, नए लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से सारे वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।